हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 15 फरवरी। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 15 फरवरी 2023 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। दोस्तों आज क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे आए हैं। देखो कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चंस बहुत ज्यादा शानदार होते हैं जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे आर्टिकल्स आए हुए रहते हैं, क्वेश्चन आए रहते हैं जहां से क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस होते हैं। कभी कभी होता है कि हाँ चलो ठीक है, 4-5 क्वेश्चन ठीक ठाक रहते हैं, इनके चांसेस ज्यादा होते हैं, बाकी के चांसेस कम होते हैं। लेकिन आज की वो वीडियो है जहां पर वीडियो में लगभग सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो डायरेक्टली आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए कल का क्विकली रिवीजन करते हैं। राजस्थान के दौसा में पीएम मोदी जी ने अभी हाल ही में भारत के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने अभी 13 राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों को भी मिला लिए जाए तो उसमें राज्यपाल की नई नियुक्तियां की हुई है। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया गया। इसके अलावा राष्ट्रीय महिला दिवस भी मनाया गया। वहीं विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत 136वें स्थान पर आ गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी और यूएस की स्पेशल ऑपरेशन फोर्स, इन दोनों ने अभी हाल ही में चेन्नई में अभ्यास तर्कस में हिस्सा लिया है। इसके अलावा आईसीसी ने जनवरी 2023 के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है शुभमन गिल और ग्रेस स्क्रीवेंस को। आगरा में G20 आधिकारिक उद्घाटन बैठक का आयोजन किया गया और फीफा क्लब विश्व कप का खिताब जीत लिया है रियल मैड्रिड ने। एक होता है फीफा वर्ल्ड कप, एक होता है फीफा क्लब विश्व कप, तो रियल मैड्रिड जीता है। और अभी हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 5 वर्षों में भारत और रूस से हथियारों की डील के बारे में बात की गई है कि जिसमें 13 बिलियन बताया गया है कि भारत ने रूस से हथियार खरीदे हैं, वो भी पिछले 5 वर्षों में। एक तूफान आया हुआ है ऑकलैंड में, न्यूजीलैंड में पड़ता है ऑकलैंड, न्यूजीलैंड की लार्जेस्ट सिटी है। और उस तूफान का नाम रखा गया है गैब्रियल। ये तूफान वहां पर आसपास के क्षेत्रों में काफी ज्यादा तबाही मचा रहा है। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया रिवीजन 1 मिनट में। अब आज की करंट अफेयर, पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो आयोजन चल रहा था अभी तक, इसका समापन हो गया है। इसमें किस राज्य ने सबसे ज्यादा मेडल जीता है? तो इसमें महाराष्ट्र एक बार फिर से टॉप किया हुआ है। महाराष्ट्र ने सबसे ज्यादा मेडल जीते हैं। सेकंड पोजीशन पर रहा हरियाणा और थर्ड पोजीशन पर रहा मेजबान राज्य मध्य प्रदेश। यहाँ पर आप इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल देख पाओगे, खेलो इंडिया यूथ गेम्स महाराष्ट्र मूव्स टू टॉप ऑफ मेडल टैली। तो मेडल टेबल के साथ मैं आया हुआ हूं। पहले तो आप थोड़ा सा जान लो खेलो इंडिया यूथ गेम के बारे में। दोस्तों जो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट है, मतलब कि खेल और युवा मंत्रालय है, उसके द्वारा ये आयोजित कराया जाता है। सबसे पहली बात तो ये क्लियर होनी चाहिए। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि चलो राष्ट्रीय खेल होता है, ठीक है, राष्ट्रीय खेल का आयोजन होता है, अभी गुजरात में हुआ था। एक होता है खेलो इंडिया यूथ गेम। दोनों में बता दो अंतर क्या है, बेसिक डिफरेंस बता दो। भाई वो भी होता है राष्ट्रीय स्तर का खेल, ये भी होता है राष्ट्रीय स्तर का खेल। तो आप बताएंगे सबसे बेसिक अंतर ये है कि उसको जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है ना, आईओए, वो कराती है और इसको खेल मंत्रालय के द्वारा कराया जाता है। ठीक, सबसे बेसिक डिफरेंस। एक अंतर तो आप ये भी ले सकते हो कि इसमें युवाओं को ज्यादा फोकस किया जाता है। युवाओं को ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स जैसे गेम्स के लिए तैयार करने के लिए ये आयोजित किए जाते हैं। 2018 से इसकी शुरुआत करी गई थी और इस बार का ये 5वां संस्करण था जो 13 जनवरी से 11 फरवरी तक चला, भोपाल मध्य प्रदेश में। इससे पहले के 4 आयोजन किए जा चुके हैं। सबसे पहला आयोजन कहां पर किया गया था? नई दिल्ली में। दूसरा पुणे में, तीसरा गुवाहाटी और चौथा पंचकुला हरियाणा में किया गया था और 5वां अभी ये किया गया। इसमें मेडल टेबल की बात करें तो सबसे ज्यादा मेडल महाराष्ट्र ने जीते, 161 मेडल, जिनमें 56 गोल्ड, 55 सिल्वर और 50 ब्रॉन्ज मेडल शामिल थे। दूसरे पर हरियाणा रहा, मध्य प्रदेश तीसरे पर रहा 96 मेडल के साथ। इस बार के खेलो इंडिया यूथ गेम में दोस्तों कयाकिंग और कैनोइंग, ये 2 नए गेम शामिल किए गए। डायरेक्टली आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसको लिख कर ले लो, इसको 2-3 बार आप लोग लिख लेना अपने नोट्स में। ये पूछा ही जाएगा कि इस बार के खेलो इंडिया गेम में कौन से 2 गेम या कौन से खेल शामिल किए गए। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। अब इसलिए यहां पर महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं क्योंकि ये मेडल टेबल में टॉप किया है। इसके साथ ही साथ अभी यहां पर भी गवर्नर चेंज हुए हैं, तो इनका नाम अब आप याद कर लो, रमेश बैस, ये यहाँ के नए गवर्नर हैं, नए महामहिम हैं। मुंबई और नागपुर इसकी कैपिटल है। लोनार झील दोस्तों सबसे ज्यादा चर्चे में रहती है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में लोनार झील क्यों रहती है? क्योंकि ये पिंक लेक के नाम से भी मशहूर है। इसका रंग एक बार गुलाबी हो गया था अभी 2019 में। महाराष्ट्र आपको यहाँ पर दिख जाएगा मैप में। ये अपना बॉर्डर गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटका और गोवा से शेयर किया करता है। दोस्तों महाराष्ट्र जो है ये गुजरात से अलग हुआ था 1 मई 1960 को, ठीक है, 1960 में ही।
महाराष्ट्र और गुजरात जब अलग हुए तो पहली बार कोई राज्य अलग हुए थे आजादी के बाद इस रूप में, ठीक है, मतलब कि जब भाषाई आधार पर बांटा गया उसके बाद। वैसे कौन कौन से राज्य कब कब बनते आए और उसके बाद संख्या कैसे पहुंची 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों पर, इस पर मैंने एक बहुत ही खूबसूरत मैप के थ्रू एक वीडियो दी हुई है, आप उसको देख सकते हैं। मैं यहाँ पर रिकमेंड कर दूंगा, कार्ड्स बनकर आएगा, उस पर क्लिक कीजिएगा, मिल जाएगी वीडियो। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया? तो देखो एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी 4 हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं, जिनमें एन कोटेश्वर सिंह जी को दोस्तों जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट का नया चीफ जस्टिस बनाया गया है। यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल है चीफ जस्टिस अपॉइंट टू 4 हाईकोर्ट्स। और जो हमारे कानून मंत्री हैं किरण रिजिजू जी, इन्होंने ट्वीट करके भी बताया हुआ है। यहाँ पर आप देख पाओगे लिस्ट इन्होंने ट्वीट शेयर किए हुई है और यहीं से बहुत अच्छे से आप समझ सकते हो। जस्टिस सोनिया गिरधर गोकानी जो हैं ये चीफ जस्टिस बनाए गए हैं गुजरात की, ठीक है। हालांकि इनका कार्यकाल ज्यादा नहीं होगा। देखो जो हाई कोर्ट्स होता है या फिर कोई भी न्यायालय होता है ना, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सत्रीय हो, इन सब में वरिष्ठता के आधार पर चुना जाता है कि कौन जो है वो ज्यादा ऊंचे पद पर जाएगा। ये वरिष्ठता तय की जाती है उम्र से और एक्सपीरियंस से। उम्र जो है ये 65 वर्ष तक के रह सकते हैं जो हाई कोर्ट्स में होते हैं चीफ जस्टिस के पद पर। जैसे अभी गिरधर गोकानी जो है ये 25 फरवरी तक बने हैं, माफ कीजिएगा यहाँ 25 फरवरी रहेगा। अभी जस्टिस जसवंत सिंह को देखोगे तो ये 22 फरवरी को रिटायर हो रहे हैं, ठीक है। 25 फरवरी को ये हैं, 22 फरवरी को ये हैं, तो ये 10 ही दिन के लिए हो रहे हैं, ये 15 दिन के लिए हो रही हैं, ठीक है। तो ये नियुक्तियां की जा रही है, लेकिन जब रिटायर होंगे तो ये कहा जाएगा ना कि गुजरात हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में रिटायर हुए, या फिर कहा जाएगा पूर्व गुजरात के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। हाँ, मतलब कि ठीक है आपने ज्यादा समय तक कार्यकाल निर्वहन नहीं किया, लेकिन आपके पास टैग तो लग गया ना कि आप मुख्य न्यायाधीश होकर के रिटायर हुए हैं, ठीक है। तो ये दर्शाता है कि आप कितने ज्यादा एक्सपीरियंस थे। फिलहाल यहाँ पर पूरी लिस्ट हिंदी में भी है आपके सामने। सोनिया गिरधर गोकानी को गुजरात हाईकोर्ट में नियुक्त किया गया है, ये 25 फरवरी को रिटायर हो जाएंगी, ठीक है। न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट में नए चीफ जस्टिस होंगे। न्यायमूर्ति जसवंत सिंह त्रिपुरा हाईकोर्ट में होंगे, ये 22 फरवरी को रिटायर होंगे, यानी कि केवल 10 दिनों के लिए नियुक्त किए गए। न्यायमूर्ति संदीप मेहता गुवाहाटी हाईकोर्ट में होंगे। क्लियर है? भारत में टोटल हाईकोर्ट की संख्या कितनी है? 25। अब आप मुझे कमेंट करके बताओ, जो चीजें मैं आपको सैकड़ों बार बता चुका हूं, कि किस अनुच्छेद के तहत भारत में मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं वो नियुक्त किए जाते हैं। और सुप्रीम कोर्ट वाला याद होगा तो वो भी बता देना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। जैसे 25वां हाईकोर्ट अमरावती हाईकोर्ट है लास्ट वाला। अगला, हाल ही में WPL की नीलामी में सबसे महंगी खिलाड़ी कौन बनी? तो दोस्तों अब शुरू हो गया है विमेन्स प्रीमियर लीग। जैसे IPL होता है ना, वैसे ही अब विमेन्स के लिए, विमेन क्रिकेटर के लिए विमेन्स प्रीमियर लीग शुरू हो चुका है। मतलब कि शुरू या इसकी शुरुआत हो चुकी है इस वर्ष से। ऐसा नहीं कि अभी गेम शुरू हुआ है, अभी ऑक्शन शुरू हुआ है। तो ऑक्शन में सबसे महंगी खिलाड़ी बन गई कौन? स्मृति मंधाना। स्मृति मंधाना को RCB ने खरीदा है, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने। जी हाँ, इसी नाम से आप IPL में भी टीम सुनोगे, ठीक है। उन्हीं की फ्रेंचाइजी, उन्होंने महिलाओं की टीम में भी अपनी एक फ्रेंचाइजी ली हुई है। तो RCB ने सबसे ज्यादा पैसा खर्च किया और कितने में खरीदा है? 3.4 करोड़ रुपए में, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये महिलाओं में सबसे महंगी खिलाड़ी बनी है इस बार की विमेन प्रीमियर लीग में। IPL का भी ऑक्शन हो चुका है इस बार के सीजन के लिए, और IPL का जो ऑक्शन हुआ है ना, उसमें सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं इस बार? सैम करन। सैम करन जो है इनको पंजाब किंग्स ने खरीदा है। सैम करन पंजाब किंग्स ने खरीदा कितने में? 18.5 करोड़ में खरीदा है इनको, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, पंजाब किंग्स ने, पंजाब किंग्स ने, ठीक है ना। और इनको RCB ने खरीदा है। RCB अभी तक देखो, ये RCB उन टीमों में से एक है जो शुरुआती दौर जब से IPL शुरू हुआ ना 2008, तब से ही वो टीमें हैं, लेकिन आज तक कोई खिताब नहीं जीत पाई है। क्या पता इस बार इनका सपना विमेन के थ्रू, विमेन क्रिकेटर के थ्रू पूरा हो जाए। फिलहाल अगर स्मृति मंधाना की बात करें, भारतीय महिला टीम की ये बहुत बड़ी खिलाड़ी हैं। ICC ने अभी 2020 में प्लेयर ऑफ द ईयर भी इनको चुना था T20 के लिए, और ये लगातार अवार्ड्स वगैरह पाती भी रहती है। IPL के लिए अगर आप और ज्यादा डिटेल चाहते हैं तो आप IPL MZT लिख करके सर्च कीजिएगा, आपको वीडियोज मिलेंगी और उसमें आपको सारी कुछ जानकारियां मिल जाएंगी। आज तक का इतिहास से लेकर आज तक का जो भी प्रोसेस रहा है IPL का, या जो भी विजेता हुए हैं, क्या कुछ हुआ है, सब कुछ आपको पता लग जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किस देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री रयाना बरनावी अंतरिक्ष मिशन पर जाएंगी? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रयाना बरनावी ये अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री होंगी सऊदी अरेबिया की। क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा आपसे। सऊदी अरेबिया टू सेंड इट्स फर्स्ट विमेन एस्ट्रोनॉट। देखो सऊदी अरेबिया उन देशों में से आता है ना
जहां पर महिलाओं के लिए उतना छूट नहीं हुआ करती थी कभी एक टाइम पर। रयाना बरनावी के बारे में बात करें, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाएंगी और 10 दिवसीय इनका मिशन होगा। इनके साथ जाएंगे अली अल कार्नी। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में आपको बता दें कि 1998 में इसे दुनिया भर के तमाम बड़ी स्पेस एजेंसियां, जैसे कि रॉसकॉस्मोस ले लो या फिर ईएसए ले लो यानी यूरोपियन स्पेस एजेंसी ले लो, नासा ले लो, ये सभी ने मिलकर लॉन्च किया था। लेकिन आज के टाइम पर इसका एकाधिकारता रह गया है नासा पर। फिलहाल इसे जल्दी ही गिराया जाएगा, 2031 तक, 30-31 तक इसे प्रशांत महासागर में गिरा दिया जाएगा। इसका काम मतलब खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो तो फिलहाल ये एक्सियोम स्पेस नाम से एक मिशन पर ये लोग जा रहे हैं और ये मिशन स्पेस एक्स ड्रैगन के साथ लॉन्च किया जाएगा। स्पेस एक्स आप समझते हो, एलन मस्क की ये स्पेस एजेंसी है, प्राइवेट स्पेस एजेंसी है अमेरिका की। और इनका एक रॉकेट है फाल्कन 9, जिसके बारे में भी मैंने आपको बताया था बहुत बार कि ये रॉकेट ना बिल्कुल अद्भुत है। मतलब ये रॉकेट जाता है, वहां पर छोड़ता है, फिर आता है, फिर यूज के लिए तैयार हो जाता है। तो दुनिया का इकलौता ये रीयूजेबल रॉकेट है। अमूमन बाकी के रॉकेट देखोगे आप तो वो जाएगा, पहला स्टेज में टूटेगा, दूसरा स्टेज में थोड़ा सा टूटेगा, लास्ट स्टेज में वही आगे वाला बचेगा। ठीक है, और वहीं आगे वाले पर से वो अपना सैटेलाइट छोड़ देता है, उसके बाद अपने आप को वो डिस्ट्रॉय कर लेता है। लेकिन यहाँ पर ये ऐसा नहीं करता है। फाल्कन 9 रॉकेट रीयूजेबल रॉकेट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला, बांग्लादेश में 22वें राष्ट्रपति कौन बने? तो बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति बन गए हैं दोस्तों मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू। मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू, इनका नाम ही है चुप्पू। ठीक है, तो ये बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति होंगे। और जैसे कि आपने देखा ये 5वां क्वेश्चन है और 5 के 5 क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो मैंने जैसे कि आपको शुरुआत में बताया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। शहाबुद्दीन चुप्पू जो है ये इलेक्ट किए गए हैं बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति। ये किसकी जगह पर आएंगे? मोहम्मद हामिद जी की जगह पर। मोहम्मद हामिद जी जो कि बांग्लादेश के सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति रहे, 2 कार्यकाल इन्होंने पूरा किया। मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू के बारे में बात करें तो इनकी पत्नी जो है रेबेका सुल्ताना, ये सरकार की पूर्व संयुक्त सचिव रह चुकी हैं। और खुद मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू ये वहां के स्वतंत्रता सेनानी के रूप में काम कर चुके हैं, पूर्व जस्टिस भी रह चुके हैं। जो शेख हसीना है ना, जो कि बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर हैं, पीएम हैं, उनके पिता थे शेख मुजीबुर रहमान, जो कि वहां के राष्ट्रपिता और पहले राष्ट्रपति कहे जाते हैं। ठीक है, बांग्लादेश की, जिन्हें बंगबंधु के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो उनके साथ ये बांग्लादेश को आजाद कराने में लगे थे, इसीलिए स्वतंत्रता सेनानी भी कहे जा रहे हैं। ठीक है ना, तो रिश्ता पुराना है। ठीक है, तो इनको अभी राष्ट्रपति बनाया गया है। आइए अब वर्ल्ड मैप में आपको दिखाता हूं ये बांग्लादेश है कहां पर। तो देखेंगे आप, तो ये रहा अपना प्यारा भारत और यहीं पर आपको बगल में ही दिख जाएगा बांग्लादेश। वैसे अमूमन लोगों को पता होता है कि बांग्लादेश कहां पर है, लेकिन एक चीज और, थोड़ा सा इतिहास पर चलते हैं। 1971 में तो ये बांग्लादेश बना, इससे पहले था पूर्वी पाकिस्तान। ठीक है, यहां पर पाकिस्तान का राज चला करता था, तो ये पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था। 1971 की लड़ाई में यहाँ पर भारत ने 93,000 सैनिकों को घुटने के बल बैठा करके आत्मसमर्पण करवा करके उनको भेज दिया था कि इधर ही रहना, ये गलियां ये चौबारा यहाँ दिखाई न देना दोबारा। तो इन लोगों को आजाद कराया। ठीक है, और उसमें शेख मुजीबुर रहमान भी शामिल थे, मतलब कि उनकी मुक्ति वाहिनी सेना और भारत सरकार के सहयोग से ये सब चीजें हुई। फिलहाल बांग्लादेश का इतिहास उससे भी पुराना है। इससे पहले जब पूर्वी पाकिस्तान था वो तो 1947 से बना, जब रेड क्लिफ साहब ने आकर के यहाँ पर रेखा खींच दी, रेड क्लिफ रेखा खींच दी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हो, रेड क्लिफ रेखा भारत पाकिस्तान के बीच में है, तो भारत बांग्लादेश के बीच में भी है, क्योंकि वही रेड क्लिफ ने यहाँ पर भी अलग किया था और यहाँ पर भी अलग किया था। ठीक है, तो भारत बांग्लादेश के बीच में सीमा पूछी जाए तब भी आप बताएंगे रेड क्लिफ ही है। दूसरी चीज, जब ये पूर्वी पाकिस्तान बना तो उससे भी पहले क्या था? पूर्वी बंगाल था। और पूर्वी बंगाल का इतिहास वैसे तो मैंने आपको अभी उस वीडियो में बताया था, फिलहाल फिर से बता दे रहा हूं। लॉर्ड कर्जन ने 1905 में, आपको पता है, बंगाल का विभाजन किया था, आपने सुना था, बिल्कुल याद है। 1905 में पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल दोनों अलग हुए थे, तो वही पूर्वी बंगाल है जो आगे चल करके पूर्वी पाकिस्तान बना और फिर जाकर के बांग्लादेश बना। जबकि इधर वेस्ट बंगाल जो पश्चिम बंगाल है वो आज भी पश्चिम बंगाल है, जो कि ये भारत का हिस्सा है। क्लियर, समझ में आ गई बात? और बाकी चीजें तो आप जानते हो, टका में यहाँ की मुद्रा है, राजधानी ढाका होती है और संसद का नाम इसका जातीय संसद है। अब इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके को भी देख लेते हैं हम लोग। रोजाना 10-10 पढ़ते आ रहे हैं, आज 80 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज की वीडियो के बाद आप 90 कंप्लीट कर लेंगे। तुजू दर्रा कहाँ पर है? तो मणिपुर में है तुजू दर्रा। मणिपुर में लोकटक झील भी है और मणिपुर में उसी लोकटक झील के ऊपर बना हुआ है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, जो कि इकलौता दुनिया का फ्लोटिंग यानी तैरता हुआ नेशनल पार्क है। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है?
तो देखो ये राष्ट्रभाषा तो नहीं कहेंगे, राजभाषा कहेंगे। अनुच्छेद 343 के तहत ये किया गया है। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? 1853 में हुआ। 16 अप्रैल की वो डेट थी, इसीलिए 16 अप्रैल को रेलवे दिवस मनाते हैं। लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल चल रहा था। मुंबई से ठाणे के बीच में पहली ट्रेन चलाई गई, नाम था उसका ब्लैक ब्यूटी। क्या नाम था? ब्लैक ब्यूटी नाम था, और 34 किलोमीटर की दूरी उसने सबसे पहली बार चली थी। स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल जी थे। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनको सरदार की उपाधि बरदोली की महिलाओं ने दी थी। भारत की पहली महिला रेल मंत्री ममता बनर्जी जी बनी थी। वर्तमान में ये सीएम है पश्चिम बंगाल की। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला कमलजीत संधू थी। फजल अली आयोग का गठन 1953 में किया गया था। ठीक है, और सबरीमाला मंदिर ये केरल में एक प्रसिद्ध मंदिर है और काफी ज्यादा चर्चे में रहा था ये। ठीक है, एक कंट्रोवर्सी भी हो गई थी। इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? अबुल कलाम आजाद जी के द्वारा। ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। 11 नवंबर को इनका बर्थडे होता है और इस वजह से हम लोग राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाते हैं इसी दिन। अशोक मेहता समिति का गठन 1977 में किया गया था। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला राष्ट्रीय मेट्रो ज्ञान केंद्र कहां पर बनाया जाएगा? एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राष्ट्रीय मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र ये बनाया जा रहा है दिल्ली में। प्रस्ताव पेश किया गया है, मतलब अब ये बनाया जाएगा। देखो ये इसका थोड़ा सा एनिमेटेड वो बनाया जाता है उसके पहले, प्रोजेक्ट के पहले। ठीक है, सिविल वाले बहुत अच्छे समझेंगे इसको। तो इंडिया जो है ये अपना पहला मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र पाएगा। ठीक है, कहां पर बनाया जाएगा? दिल्ली में। और कौन बनाएगा? जीए इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड, इस कंपनी को इसका टेंडर सौंपा गया है। ये डिजाइन और निर्माण यही करेगा। ये पीपीपी मॉडल पर, यानी प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप मॉडल पर ये बेस्ड होगा। तो मेट्रो से रिलेटेड स्किल और टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग वगैरह यहाँ पर दी जाएगी। अच्छा, तो मैं पूरा शुरुआत से शुरू कर देता हूँ ना मेट्रो के बारे में आपको। देखो, भारत में पहली मेट्रो, दुनिया में पहली मेट्रो चलाई गई 1964 से। मतलब शुरू करता हूँ, कोशिश करता हूँ और पीछे ले जाने की। 1964 में लंदन में पहली मेट्रो की शुरुआत हुई। उसके बाद 1984 में, ठीक है, यहाँ पर 63 है शायद, इसको कंफर्म कर लीजिएगा, 63 या 64 में। 1984 में कोलकाता मेट्रो के रूप में भारत की पहली मेट्रो आई। दूसरी मेट्रो शुरू हुई 2002 में दिल्ली मेट्रो के रूप में। ठीक है, कोलकाता मेट्रो भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो हुगली नदी में लॉन्च कर रहा है और 2023 के अंत तक ये प्रोजेक्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। 2002 में जो दिल्ली मेट्रो शुरू हुई थी, आज दिल्ली मेट्रो पहली ड्राइवरलेस मेट्रो भी लॉन्च कर चुका है, यानी बिना ड्राइवर के मेट्रो। ठीक है, इसके अलावा दिल्ली मेट्रो में यहाँ पर देखो पास में ही दिल्ली मेट्रो के द्वारा राष्ट्रीय मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र भी बनाया जा रहा है। इसके अलावा भी एक न्यूज आई थी कि सबसे गहराई में स्थित मेट्रो रेलवे का स्टेशन कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये पुणे में बनाया जा रहा है। इसको भी याद रखिए आप, इंपॉर्टेंट है। क्यूआर कोड बेस्ड टिकट सुविधा ये कानपुर मेट्रो के द्वारा शुरू किया जा रहा है। ठीक है, ये कुछ प्रश्न है मेट्रो से रिलेटेड। और वहीं मेट्रो मैन ऑफ इंडिया ई श्रीधरन को कहा जाता है। ई श्रीधरन को कहा जाता है, ये भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार 2021-22 में उच्चतम भुगतान पाने वाले एथलीट की सूची में टॉप पर कौन है? यानी सबसे ज्यादा पे करे जाने वाले, सबसे ज्यादा महंगे खिलाड़ी कौन बने हुए हैं? तो वो बन गए हैं दोस्तों लियोनेल मेसी। भाई होना ही चाहिए, इन्होंने अपनी टीम को, अर्जेंटीना को जिताया है वर्ल्ड कप इस बार। अर्जेंटीना के रहने वाले हैं, अर्जेंटीना के रहने वाले हैं और अर्जेंटीना ने ही इस बार फीफा वर्ल्ड कप जीता हुआ है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 अर्जेंटीना ने जीता फ्रांस को हरा करके। तो लियोनेल मेसी सबसे ज्यादा कमाई करने वाले ये खिलाड़ी बन चुके हैं। 130 मिलियन डॉलर इन्होंने कमाए हैं 2021-22 में। ठीक है, 130 मिलियन डॉलर। इसमें इन्होंने ऑन फील्ड से 75 मिलियन डॉलर कमाए हैं, जबकि 55 मिलियन डॉलर जो है ये ब्रांड स्पॉन्सरशिप वगैरह से कमाए हैं। सेकंड पर हैं लेब्रॉन जेम्स 121.2 मिलियन के साथ, और थर्ड पर पहुंच गए हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो 115 मिलियन के साथ। लेकिन यकीन मानिए अगली साल क्रिस्टियानो रोनाल्डो टॉप पर होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि अभी कल भी मैंने आपको बताया था सऊदी अरब की एक क्लब टीम है, क्या नाम है उसका? अल नसर। अल नसर जो टीम है उसने 200 बिलियन डॉलर इनको दिए हुए हैं कि अब आप हमारी टीम से खेलोगे 2025 तक हम 200 बिलियन डॉलर पर ईयर आपको पे करेंगे। तो आप सोचो अब इसी में जब 200 बिलियन डॉलर का के हिसाब से जब जुड़ना शुरू होगा तो कहाँ पहुंच जाएंगे। नेमार जूनियर चौथे स्थान पर है। अच्छा, आप अगर तैयारी करना चाहते हो सीरियसली आरआरबी एएलपी की, तो आरआरबी एएलपी बैच आपके लिए लाया गया है, जिसमें आपको मैथ, रीजनिंग, साइंस पूरा अच्छे से डिटेल में, इसके अलावा आपको जीके का पूरा पोर्शन, स्टैटिक के साथ करंट अफेयर टॉपिक वाइज ये सारा कुछ दिया जा रहा है। क्लासेस लगातार आ रहे हैं, जबरदस्त क्लासेस आ रही हैं।
तो इनको आप अभी ज्वाइन कर लो, अभी बेहतरीन मौका है, वैकेंसीज आने वाली हैं और लोको पायलट में अच्छी खासी सीट भी है। अभी अच्छा समय है, अच्छा खासा टाइम मिल जाएगा आपको, जिससे आप अभी सिलेबस कवर कर लोगे और एग्जाम टाइम पर आप अच्छी खासी प्रैक्टिस कर सकोगे और स्कोर कर सकोगे। तो ये ज्वाइन करने के लिए क्लास आप गूगल प्ले स्टोर से एमजेटी ऐप डाउनलोड करिए, व्हाट्सएप कीजिए अगर आपको कोई सा भी डाउट आता है या इसके बारे में और ज्यादा जानकारी चाहिए तो। अभी के लिए ये बैच 50% डिस्काउंट पर जा रहा है, तो आप 50% डिस्काउंट के लिए कूपन कोड यूज कर सकते हो MZT50। तो MZT50 कूपन कोड यूज करने पर आधे दाम पर ही मिल जाएगा आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में क्रिकेटर इयान मॉर्गन, इन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। किस देश के खिलाड़ी हैं? तो इयान मॉर्गन दोस्तों, जो कि इंग्लैंड को, जो कि क्रिकेट का जन्मदाता देश है, उसको पहला वर्ल्ड कप जाकर के 2019 में जितवाए। ठीक है, मतलब सोचो आज तक इंग्लैंड ने कभी वर्ल्ड कप जीता नहीं था, लेकिन इयान मॉर्गन ने उनका सपना पूरा किया। वो इयान मॉर्गन आज संन्यास ले लिए। इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं ये, और इन्होंने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। 2019 में क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था आईसीसी का इंग्लैंड पहली बार, और 2022 में टी20 का वर्ल्ड कप भी जीत लिया इंग्लैंड ने। और अभी कुछ दिन पहले मैंने आईसीसी के टूर्नामेंट वाली जब वीडियो बना करके दी हुई थी आपको, तो उसमें एक पॉइंट मैंने बताया था आपको कि 2019 में हुआ, उसके बाद अब होगा 2023 में भारत में होगा, तो यानी अभी तक तो ये हुआ नहीं है। 2022 में हुआ टी20 वर्ल्ड कप, और इसका भी अभी अगला संस्करण नहीं हुआ है। तो दोनों का जब तक अगला संस्करण नहीं हो जाता है तब तक चैंपियन कौन है? इंग्लैंड। तो इंग्लैंड ही इस समय विश्व विजेता है आईसीसी के वर्ल्ड कप की। ठीक है, टी20 हो चाहे ओडीआई हो, तो ये भी एक अद्भुत रिकॉर्ड है जो कि पहली बार इंग्लैंड ने ही किया हुआ है। इयान मॉर्गन आपको यहाँ पर दिख जाएंगे, और ये छाए हुए हैं अभी पूरा सोशल मीडिया पे, क्योंकि समझ लो जैसे मैंने आपको बताया इंग्लैंड का सपना इन्होंने पूरा किया। इनके अगर कैरियर की बात करें तो 225 से वनडे मैच में 13 शतक सहित 6,957 रन है, 126 मैच में 76 जीत भी है, और इसी वजह से इनका वनडे मैचों में सबसे सफल कप्तान होने का भी दावा किया जाता है। रेट के रूप में अगर देखा जाए तो, मतलब जैसे कि एवरेज के रूप में, तो सबसे ज्यादा जीत के मामले में ये सबसे सफल कप्तान है। आगे, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों 13 फरवरी को एक और दिवस मनाया गया, इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे। एपिलेप्सी डे जो है ये भी इंपॉर्टेंट होता है, और 13 फरवरी को कल भी दो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को मैंने आपको बताया था, एक तो रेडियो दिवस और एक राष्ट्रीय महिला दिवस, वो दोनों भी आप याद रखेंगे। एक ये भी अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस भी याद रखेंगे। मिर्गी के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए मनाया जाता है, और दो संस्थाएं हैं, एक है इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ एपिलेप्सी और एक इंटरनेशनल लीग अगेंस्ट एपिलेप्सी, इन दोनों के द्वारा ये मनाया जाता है। मिर्गी दोस्तों एक नर्व का डिसऑर्डर होता है जो कि मस्तिष्क की गतिविधियों को प्रभावित करता है, और मिर्गी के मरीजों को शायद आपने देखा भी होगा कभी अपने जीवन में। आगे बढ़ते हैं। फिलहाल यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण दिवस हैं, इनके बारे में आज हम लोग रिवीजन नहीं करेंगे क्योंकि आज वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी जाएगी, पीछे काफी हम लोगों ने डिटेल एक्सप्लेनेशन देखे हैं। तो आगे बात करते हैं, मेडिसिन में वुल्फ पुरस्कार किसने जीता? तो देखो, वुल्फ पुरस्कार की घोषणा की गई, और इस बार 8 विजेताओं को वुल्फ पुरस्कार दिए गए हैं। इसमें मेडिसिन भी एक फील्ड होता है, मेडिसिन के लिए भी दिया जाता है। तो मेडिसिन के लिए अभी प्रोफेसर डेनियल ड्रकर को दिया गया है वुल्फ पुरस्कार। ये पुरस्कार की अभी घोषणा की गई है, जून में ये कैसेट में आयोजित एक समारोह में दिया जाएगा। तो मेडिसिन के लिए दिया गया प्रोफेसर डेनियल ड्रकर को, कनाडा के हैं। रसायन या कहें केमिस्ट्री में दिया गया चुआन हे, हिरोकी सुगा और जेफरी डब्ल्यू केली को। मैथ के लिए दिया गया इंग्रिड डॉबिज कला नकाया और रिचर्ड लॉन्ग को। ठीक है, इसके अलावा कृषि के लिए दिया गया मार्टिनस रीजन वैन जेनुचेटिन को। नाम बहुत ज्यादा टफ है, याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मेडिसिन वाला पूछा जाएगा, उसको ध्यान रख लीजिएगा, बाकी आप ऑप्शन से भी एलिमिनेट कर सकते हैं। वैसे बहुत ज्यादा चर्चित तो नहीं है ये पुरस्कार, लेकिन ठीक है, आप एक दो ध्यान में रखेंगे, अगर पढ़े रहेंगे एक दो बार तो थोड़ा सा दिमाग में रहेगा। इजराइल के द्वारा ये दिया जाता है, 2018 में शुरुआत हुई थी इसकी, और इसको $1 लाख कह सकते हैं दिया जाता है इसमें पुरस्कार मनी। चलिए, तो ये तो टॉप 10 क्वेश्चंस थे आज की वीडियो से, और आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ही केयरफुली देखिएगा, कोशिश कीजिएगा अगर नोट्स बना पाओ तो नोट्स भी बना लेना। फिलहाल कल हम लोगों ने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा सैन्यअभ्यास क्वाड देशों के बीच में होता है, तो मालाबार इसका राइट आंसर है। महारत्न कंपनी गेल, इसके महानिदेशक कौन है? संदीप कुमार जी हैं। और आज आपको क्या बताना है? आज आपको बताना है कि रमेश बैस को किस राज्य का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय महिला दिवस निम्न में से किस की जयंती पर मनाया जाता है? दोनों क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, दोनों से रिलेटेड भी अगर आपको कुछ क्वेश्चन पता हो तो आप जरूर बताइएगा।
इसकी पीडीएफ और क्विज आप प्राप्त कर पाओगे एमजेटी ऐप पर। तो जाओ जल्दी से इसकी क्विज लगा लो, जिससे आपका ये पक्का हो जाए जितना भी पढ़े हो। इसके अलावा पीडीएफ भी डाउनलोड करके आप रीड कर सकते हो डिटेल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। और अगर आप कोई सा भी बैच लेते हो तो उसके लिए यूज कीजिए कूपन कोड MJT50, जिससे आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाए। हमारी ई बुक्स वगैरह भी अवेलेबल है और ये सारी चीजों की जानकारी आपको MJT ऐप पर मिल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।